हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग जैसलमेर में हुई थी और उसमें एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि सभी लोग उस डिसीजन से अब तक उबर नहीं पाए हैं। यानी हर व्यक्ति के मन में एक टेंशन सी पैदा हो गई है कि अगर हम अपनी पुरानी कार बेचेंगे तो उसके ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ेगा। इसको रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारे मीम्स भी बन चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपने बड़े डरावने से थंबनेल्स बनाकर एक तरह से कहीं ना कहीं जो डिसीजन या जो जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिया है उसकी गलत इंटरप्रिटेशंस मार्केट में बहुत फैली हुई है और सभी के अंदर एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया है। हर आदमी डर रहा है कि कार जब बेचने जाऊंगा तब मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट ब्रीफिंग बताने वाला हूं कि जो सेकंड हैंड कार्स आप सेल करोगे उस पर क्या जीएसटी बनेगा, नहीं बनेगा, किन किस कॉन्सिक्वेंसेज में बनेगा, कैसे बनेगा, किनको नहीं देना, किनको देना, ये सारी चीजें। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिजनेस ओनर हैं तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑटोमोबाइल डीलर हैं तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सेकंड हैंड कार्स डीलर हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर कंप्लीटली जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, जीएसटी काउंसिल ने जो सेकेंड हैंड कार्स के ऊपर जो जीएसटी की रेट, यूनिफॉर्म रेट तय की गई है, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी जो इम्पैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। और ये मेरा इस 2024 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, तो ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है। आप इसको कंप्लीटली देखिए ताकि आपको ये जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो मार्केट से मिल रही है उसका एकदम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जवाब मिल पाए इस वीडियो से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक आप अगर इंस्टाग्राम यूजर है तो आपको ऑलमोस्ट इस तरीके का बहुत सारा न्यूज सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी का फोटो दिया हुआ है ना। उसमें कुछ कैलकुलेशंस बता रखी है कि अगर आपने कोई कार 12 लाख में खरीदी, आपने वो कार 9 लाख में बेची, तो आपको 3 लाख रुपए का लॉस होगा और उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी यानी 54,000 रुपए देना पड़ेगा। इस तरीके के बहुत सारे पोस्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं कि लॉस पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, ये कंप्लीटली एक तरह से मिसलीड है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और इस ऐसी कोई भी बदलाव या ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं कि जो 18% टैक्स रेट है वो किसके ऊपर लगने वाली है और उसके क्या इफेक्ट है और किन के ऊपर ये इफेक्ट पड़े हुए हैं। तो चलिए, सेकंड हैंड कार पर जीएसटी से जुड़ी दुविधा को हम लोग आज कंप्लीटली यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिए, एक चीज समझिए आप, 21 दिसंबर 2024 में यहाँ पर जो 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें इन्होंने यूनिफाइड जीएसटी रेट रख दी है सेल ऑफ यूज्ड कार के ऊपर, 18% रेट। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगता था सेकेंड हैंड कार के ऊपर टैक्स, पहले भी लगता था, है ना, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑल्सो। याद रखिएगा, पहले भी इनके ऊपर लगता था, लेकिन पहले अलग अलग लगता था। जैसे ईवी पे 5% लगता था, दूसरी गाड़ियों पर किसी पे 12, 18, 28, यानी 5 से लगाकर 28% तक सेकेंड हैंड कारों पर पहले भी टैक्स लगता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये जो अलग अलग टैक्स रेट है और जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करती है, तो उसको अब यूनिफाइड रेट कर दिया, यानी 18% जीएसटी लगेगा यूज्ड कार को सेल करने के ऊपर। याद रखिएगा, इसका मतलब आप कतई मत डरिए कि 18% लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 12 लाख में कोई गाड़ी खरीदी, मैंने 9 लाख में उसको बेचा तो 9 लाख का 18%, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सेकेंड हैंड कार के केस में हमेशा ध्यान देना, उस जो कार के ऊपर जो मार्जिन मनी होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। मार्जिन क्या है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपन लोग इसको थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जो न्यू कार होती है उस पर तो ऑटोमोबाइल डीलर आपसे टैक्स लेता ही है जब आप परचेज करते हो तब, और न्यू कारों के ऊपर 28% और सेस वगैरह लगते हैं। तो वो बेसिकली एक अलग चैप्टर हो गया कि न्यू कार आप मार्केट से परचेज करोगे तो आप कंज्यूमर हैं, आप रजिस्टर्ड और कोई बिजनेस ओनर हैं, आपको टैक्स देना है और वो व्यापारी आपसे टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को देगा। और आपको उन कारों के ऊपर, अगर आप कंज्यूमर है तो आपको कोई आईटीसी मिलने वाली नहीं, यानी जो टैक्स का कंटेंट है वो आपकी कहीं ना कहीं कार की कॉस्ट ही मानी जाती है। अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस यूजर है तो उस केस में भी हमने ब्लॉक क्रेडिट में अगर वो गाड़ी नहीं आ रही है, यानी कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर आपको एग्जेम्पशंस या एक्सेप्शंस होता है ब्लॉक क्रेडिट में, तो उस केस में आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं और आप कार खरीद रहे हैं तो।
यहां पर थोड़ा सेकेंड हैंड कारों के केस में थोड़ा मामला अलग हो जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत में आप सब जानते हैं कि सेकेंड हैंड कार का कितना बड़ा मार्केट है ना। तो सेकेंड हैंड कार का इतना बड़ा मार्केट है, तो जीएसटी काउंसिल ने जो अलग अलग रेट, पहले भी था टैक्स, याद रखिएगा, लेकिन जो अलग अलग रेट से टैक्स लगता था, अब उसको यूनिफाइड रेट कर दिया, यानी 18% कर दिया। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली किस अमाउंट पर टैक्स लगना है, कितना लगना है, लगेगा तो क्या मुझे इनपुट मिलेगी, किसके लगना है किसके नहीं लगना है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा मार्जिन स्कीम, हमेशा याद रखिएगा, सेकेंड हैंड कारों के ऊपर यानी सेकेंड हैंड व्हीकल्स के ऊपर हमेशा टैक्स जो लगता है, जीएसटी लगता है, वो मार्जिन स्कीम पे लगता है, याद रखिएगा, मार्जिन पे लगता है ना। मार्जिन स्कीम में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी 9 लाख में, ये 9 लाख रुपए आपकी बाइंग रेट होगी, और आपने उस गाड़ी को जाके आगे जाके 10 लाख में बेच दिया, ये आपकी सेल प्राइस होगी। मार्जिन का मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, याद रखिएगा, बाई और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस, और वो भी डिफरेंस जो होगा वो प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। लॉस में कोई बंदा बेच रहा है तो टैक्स क्यों लगेगा भैया, प्रॉफिट मार्जिन पे। मार्जिन स्कीम में भी हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, याद रखिएगा। तो टैक्स हमेशा प्रॉफिट मार्जिन पे लगता है। ये जितने भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आप लोग मार्केट में देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे आप वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, या आपने किसी सोशल मीडिया किसी व्यक्ति की स्टोरी पर देखा, ये सब मिसलीड कर रहे हैं। लॉस पे कोई टैक्स नहीं लगता, लॉस मार्जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता, प्रॉफिट मार्जिन पे लगता है। यानी 9 लाख रुपए में कोई सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हो आप, और उसको 10 लाख में बेचोगे तो उस केस में टैक्स लगेगा। लेकिन एक और चीज बताता हूं, ये भी सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपने कहीं कोई गाड़ी को ज्यादा प्राइस में बेच दिया तो इसका मतलब टैक्स बनेगा ही बनेगा, नहीं, सब पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ये रजिस्टर्ड व्यापारियों पर एप्लीकेबल होने वाला है। जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो किसी कार को, जिसने उसको अपनी एसेट बताया था अपनी बुक्स में, और उस पर उस कार को वो जाके प्रॉफिट मार्जिन पे बेचता है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, जैसे 9 लाख की कार 10 लाख में बेची, तो पूरे 10 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, याद रखिएगा, आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, 18%, याद रखिएगा, और ये आपको गवर्नमेंट को देना होगा। इंटायर सेल प्राइस पर नहीं लगता है, ओनली प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर लगता है। आप समझिएगा, 5 लाख में खरीदी सेकंड हैंड गाड़ी, 8 लाख में बेच दी, 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, 18% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा, वो भी तब जब आप रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो अब यहां पर हम लोग एक और चीज देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या करें सर। अगर मैं कोई गाड़ी 9 लाख में लूंगा और मैं वो गाड़ी को 10 लाख में बेचूंगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मुझे मिलेगी उसे 1 लाख रुपए पर अगर मुझे टैक्स देना पड़ेगा? हरगिज नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स बेसिकली मार्जिन पर ले रही है, 1 लाख रुपए पे टैक्स ले रही है। पूरे आपने कोई 9 लाख पर पहले टैक्स दिया, फिर 10 लाख पे सरकार आपसे टैक्स ले रही हो, तब जाकर आपको इनपुट मिलती। अब यहां पर तो इनपुट मिलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपने जितना प्रॉफिट बनाया वो प्रॉफिट हमेशा एक तरह से प्रॉफिट अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, इंटायर सेल वैल्यू पे तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी नहीं मिलती। यानी सेकंड हैंड कार के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन पर जो आपको जीएसटी चुकाना है, आपको उसके ऊपर आईटीसी हरगिज नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप मार्जिन स्कीम में यानी प्रॉफिट मार्जिन पर टैक्स दे रहे हैं। इनपुट का सवाल ही नहीं बनता है, आप यूज्ड कार सेल कर रहे हैं, और सरकार आपको यूज्ड कार सेल में जो प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन जो करने के लिए बोलती है, उसमें से आप ऑटो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर रहे हैं। तो इन दैट केस ओनली द डिफरेंस अमाउंट, यानी ओनली द वैल्यू एडिशन। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जीएसटी हमेशा वैल्यू एडिशन पे देना पड़ता है, तो जो वैल्यू एडिशन पर ही आपको जीएसटी यहां पर चुकाना पड़ रहा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी यहां पर बेचने वाला भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, खरीदने वाला भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। यूज्ड कार के केस में आईटीसी का कोई चांस नहीं बनता, याद रखिएगा। तीसरा आपको यह ध्यान रखना है कि नाउ इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ व्हीकल, लाइक अगर आपके पास डीजल व्हीकल है, आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, या आप सीएनजी व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो किसी भी व्हीकल के ऊपर यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स, यूनिफाइड टैक्स रेट्स एप्लीकेबल कर दी, यानी 18% ही लगेगा। अब आपको अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। तो 3 चीजें आप लोग क्लियरली यहां पर समझिए कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सेकंड हैंड व्हीकल ओनली ऑन द प्रॉफिट मार्जिन, देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। एनी टाइप ऑफ व्हीकल, याद रखिएगा, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ व्हीकल 18% लगने वाला। ऑलराइट,
अब हम बात करते हैं कि क्या सर ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। ओल्ड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरजिस्टर्ड सेलर। अगर कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है, सोचिए अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे कोई अमित है और वो किसी मनीष को सेल कर रहा है ना, इंडिविजुअल किसको सेल कर रहा है, इंडिविजुअल को सेल कर रहा है, इनके बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, जब कोई इंडिविजुअल जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो अपनी यूज्ड कार बेचेगा, ऐसे ट्रांजेक्शन जनरली जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। कोई जीएसटी ना तो वो लेगा ना सामने वाला देगा, ना सामने वाले को देना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर क्या होता है, जो बेचने वाला व्यक्ति वो खुद ही कहीं ना कहीं एक खरीदने वाले व्यक्ति को ढूंढ लेता है ना। अब ठीक है, एक सिस्टम आ गया है जहां पर हम कार डीलर को संपर्क करते हैं, उस कार डीलर वाले को सेल करते हैं, फिर वो किसी बायर को ढूंढता है और उसको वो प्रॉफिट जोड़कर बेचता है। तो गवर्नमेंट तो ऐसे व्यक्ति को शिकंजा कसने के लिए तो जीएसटी लगा रही है कि भैया कार डीलर वाले कितने ही कारें सेल कर रहे हैं सेकंड हैंड में और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, वो कहीं पर भी उसको शो नहीं करते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर टैक्स, पहले भी लगता था लेकिन पहले अलग अलग रेट से लगता था, अब 18% है, यूनिफाइड रेट है जो आपको देना पड़ेगा। वो तब देना पड़ेगा जब आप एक बिजनेसमैन हैं, एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। अनरजिस्टर्ड सेलर और अनरजिस्टर्ड बायर के केस में जीएसटी इज टोटली एग्जेम्प्टेड, देयर इज नो जीएसटी। न तो किसी को लेना न किसी को देना है। जैसे मैं मेरी व्यक्तिगत कार, जिससे मैं अपनी मेरी बुक्स में मेरी एसेट्स नहीं दिखा रखा, मैंने अपनी व्यक्तिगत कार को कितनी प्राइस में बेचा हो, मुझे कोई जीएसटी नहीं देना। यानी पर्सनल रीजन से आप अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी ऑब्लिगेशंस या नहीं बनती जीएसटी कलेक्ट करने की सेल प्राइस पर। ना सामने वाला अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसकी भी ये ड्यूटी नहीं बनती को रिवर्स चार्ज में टैक्स दे गवर्नमेंट को। इन दैट केस जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड डीलर के केस में। देखिए अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है और वो अपनी यूज्ड कार को बेचता है, याद रखिएगा, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्टर्ड डीलर है और उसने अपने बिजनेस यूज्ड कार को बिजनेस में क्या बता रखा होगा, कैपिटल गुड्स एसेट्स बता रखा होगा, याद रखिएगा। अब अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर बिजनेस की एसेट्स को बेच रहा है, याद रखिएगा, तो ऐसे केस में इसे सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में लिया जाता है, याद रखिएगा। किसको, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में लिया जाता है। आप लोगों को ये पता होगा कि जब आपको देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्योंकि भले ही कार के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने उस कार को अपनी बिजनेस में एसेट्स बता रखा है और जब खरीदा होगा आपने उस कार को, तब मान लो कोई कार 16 लाख रुपए की थी और उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी था और आपने पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला, तो पूरी की पूरी कार को 16 लाख रुपए से अपनी एसेट बता दिया बुक्स में, बैलेंस शीट में, ठीक है। मान लो यहाँ पर उस कार को आपने 16 लाख से एसेट्स बता दिया और हर साल आप उस कार के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे, यानी गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो दे रही थी ना कार के ऊपर। तो हर साल उस कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो जैसे जैसे वो कार पुरानी हो रही थी आपकी बुक्स में, भले ही उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी, WDV कम होती जा रही थी उसकी, ठीक है, धीरे धीरे वो कार आपकी हर साल 22 साल आपकी डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी, लेकिन डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो आपको गवर्नमेंट दे रही थी ना। आईटीसी का नहीं दिया तो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तो मिल रहा था आपको। ऐसे केस में अगर आगे जाके 12 लाख की वैल्यू हो गई थी उस कार की आपकी बुक्स में और आपने उसको 13 लाख में बेच दिया, तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि ये तो आपने एक तरह से सप्लाई कर दी, इसे कहते हैं सप्लाई, याद रखिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और ऐसे केस में प्रॉफिट मार्जिन जो होगा दोनों के बीच में, प्रॉफिट मार्जिन नॉट लॉस मार्जिन, आपको उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा, याद रखिएगा, बिकॉज यू आर अ रजिस्टर्ड डीलर। कार आपकी बुक्स में एसेट्स हैं, कार के ऊपर आपको एक तरह के फायदे मिल रहे थे और आपने उस एसेट को आगे जाके प्रॉफिट में बेचा, यानी प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दिस इज द रूल, बेसिकली दिस इज द रूल। और ये रूल पहले भी था बट रेट अलग अलग थी, अब रेट यूनिफाइड कर दी। आप समझिए, लॉस मार्जिन पे कोई टैक्स नहीं है, आपको कहीं पर भी मिसलीड होने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी रेगुलेशंस में आओगे, आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। आप बेचते वक्त जीएसटी लोगे और सरकार को दोगे, आपने नहीं लिया तब भी आपको गवर्नमेंट को देना है। इसलिए याद रखिएगा, आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी है। मैंने इसीलिए इस वीडियो के शुरू में ही बोला था कि ये व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आप अपनी कार को, व्यापार की कार को
प्रॉफिट पे बेचोगे सेकंड हैंड कार को, आपको 18% जीएसटी लेना है, उस प्रॉफिट मार्जिन का बिल बनाना है, जीएसटी लेना है और गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, और आपको सामने वाली पार्टी से भी जीएसटी लेना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ जाएगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बनती है। याद रखिएगा, आप जीएसटी के अंदर एक तरह से सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने टैक्स नहीं लिया और नहीं दिया तो आप डिफॉल्टर कंसीडर होंगे। याद रखिएगा, आप आगे जाके ऑडिट में पकड़े जाएंगे, बेसिकली आपको अपनी पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा विद पेनल्टी बेसिकली, है ना। सो देखिए, ये एक चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, इस चार्ट से आपको ये चीजें बड़ी क्लियर होने वाली है, ध्यान देना। तो देखिए, इस चार्ट में टोटल मिला के 4 कॉलम है। पहला कॉलम है सेलर यूसेज टाइप, यानी बेचने वाले का क्या यूज था, सेलर रजिस्टर्ड था या नहीं था, बायर रजिस्टर्ड था या नहीं था, और जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सेलर ने उस कार को बिजनेस यूज में लिया, समझना, नॉट पर्सनल यूज, बिजनेस यूज में। ना सेलर रजिस्टर्ड था ना बायर रजिस्टर्ड था, फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अभी अपन ने बात किया था कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है जीएसटी के लिए। अगर दोनों ही पार्टियां, दोनों छोटे व्यापारी हैं, भले ही आप एक छोटे व्यापारी हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, जिसको बेच रहे हो वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में जीएसटी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, भले ही वो बिजनेस की एसेट है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो एसेट बिजनेस की है, सेलर रजिस्टर्ड नहीं है, सुनना मेरी बात, लेकिन बायर रजिस्टर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जो बेचने वाला व्यक्ति है वो भी एक व्यापारी है, लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो उसकी कार जो है उसकी बिजनेस एसेट है, याद रखिएगा। जो बंदा खरीद रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको खरीदने वाले को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ जाएगा, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी, याद रखिएगा। क्योंकि बायर जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी है, अगर वो बिजनेस में कार खरीद रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको रिवर्स चार्ज में वो प्रॉफिट मार्जिन पर 18% टैक्स देना पड़ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस एसेट है, कार बिजनेस एसेट है, और सेलर रजिस्टर्ड है लेकिन बायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेलर आपसे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लेगा और सरकार को देगा। सेकेंड हैंड कारों की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट मार्जिन पर, याद रखिएगा, जो प्रॉफिट सेलर बना रहा है उस पर ही टैक्स देना आपको। अगर पर्सनल एसेट्स हैं, कार पर्सनल एसेट्स है, जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर ट्रेड हो रहा है बेसिकली, है ना, तो दोनों ही सेलर और बायर का जीएसटी से कोई वास्ता ही नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो आप समझिए, दोनों पार्टी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई टैक्स लगने का सवाल ही नहीं बनता। दोनों में से एक भी पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टैक्स डेफिनेटली लगेगा, याद रखिएगा। और अगर आप स्वयं कार डीलर हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप भले ही किसी को भी, देखिए, किसी को भी गाड़ी बेचे, किसी को भी, सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं है, आपको टैक्स लेना है और सरकार को देना है। तो आप ये मान के चलिए, इस डिसीजन से एक चीज कंफर्म्ड है कि कोई भी बंदा कार डीलर से, भारत के किसी भी कार डीलर से जब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदेगा, उसको गाड़ी महंगी पड़ने वाली है। बिकॉज पहले तो यह था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हो तो आपको 5% ही टैक्स देना पड़ा, पहले अलग अलग टैक्स रेट थी, अब 18% टैक्स देना पड़ जाएगा उस कार डीलर के प्रॉफिट मार्जिन पर, याद रखिएगा। तो आप समझिए, उस कार डीलर ने भी तो वो गाड़ी किसी न किसी से खरीदी होगी ना, जो वो आपको बेच रहा है। सोचिए, आप कोई गाड़ी कार डीलर से 10 लाख में खरीदने जा रहे हो, कार डीलर ने वो गाड़ी 8 लाख में खरीदी थी किसी पार्टी से, और अब आपको 10 लाख में बेच रहा है, यानी कार डीलर ने 2 लाख का प्रॉफिट यहां पर आपसे एक तरह से वसूल रहा है। 2 लाख पर आपको 36,000 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा लेगा कार डीलर, तो ये टैक्स कहीं ना कहीं वो यहां जोड़ देगा। तो आपको वो बताएगा प्राइस कितनी, 10 लाख की गाड़ी अब तक आपको पड़ रही थी, अब वो आपको बताएगा 10,36,000 में पड़ेगी। वो 36,000 भी आपसे टैक्स लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 36,000 का टैक्स उसको जमा कराना है गवर्नमेंट को। ऑलराइट, सो प्रॉफिट मार्जिन पर आपको टैक्स देना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो ये तो कंफर्म है, इस चार्ट से आपको क्लियरली पता पड़ गया होगा कि अगर इफ बोथ पार्टीज आर अनरजिस्टर्ड देन देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी ऑन द प्रॉफिट मार्जिन। ऑलराइट, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट मार्जिन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर लॉस में कोई बंदा कार बेच रहा है तो कोई जीएसटी नहीं लगने वाला, चाहे वो रजिस्टर्ड है। आईटीसी आप ले नहीं सकते, याद रखिए। What is the GST rate? तो this is very simple. Now it is standardized rate 18%. Any type of vehicle that is powered by petrol, diesel, electronic vehicle or any other type of segment 18% लगने वाला है, समझ लीजिए, ठीक है। और तो ये जो की चेंजेस हैं उन पे भी बात कर लेते हैं कि 18% यूनिफाइड टैक्स रेट कर दी। ये टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पर एप्लीकेबल होगा, नो जीएसटी ऑन प्राइवेट सेल बाय इंडिविजुअल्स, याद रखिएगा, ठीक है। प्राइसिंग इंपैक्ट की जहां तक बात करूं
तो डेफिनेटली ये जो टैक्स है वो सेलर क्या करेगा, डीलर क्या करेगा, वो जोड़कर बायर को बेचने वाला है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड हैंड कारों की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंक्रीज होती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि ईवी के ऊपर पहले टैक्स की रेटें कम थी तो ईवी पे आज भी टैक्स की रेटें सेकंड हैंड के केस में कम होने वाली है, नहीं होने वाली, सबके ऊपर सेम रेट्स एप्लीकेबल हो रही है, याद रखिए। ऑलराइट, अब इससे जो अल्टीमेटली 18% वाला जीएसटी है, इससे बायर पर तो इफेक्ट यही पड़ने वाला है कि कारों की, सेकेंड हैंड कारों की प्राइसेस क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, याद रखिएगा। क्योंकि डीलर प्रॉफिट मार्जिन पर टैक्स आपसे लेने वाला है। तो अगर आप किसी भी डीलर से जाके जीएसटी सॉरी सेकेंड हैंड कार खरीदोगे तो डीलर आपको अब जो प्राइस बताने वाला है पहले की प्राइस के मुकाबले, ये जैसलमेर की मीटिंग से पहले की प्राइस के मुकाबले वो ज्यादा बताने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि ये टैक्स उसको देना पड़ेगा। एक नंबर में पैसा आपसे लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना, उस अमाउंट पर। तो प्राइवेट सेल्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, याद रखिएगा। तो ये आपके मन में अगर कहीं पर भी आपने ऐसी कोई पोस्ट देखी है जिससे ये भ्रांति बन रही है कि यार मैं अगर मेरी सेकंड हैंड कार बेचूंगा और मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो आप समझिए दो इंडिविजुअल आपस में जो ट्रेड करने वाले हैं, कारों की आपस में खरीद फरोख्त करने वाले, उन पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एग्जेम्प्टेड है और ऐसे ट्रांजेक्शन्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर खरीदने वाला भी एक इंडिविजुअल और बेचने वाला भी एक इंडिविजुअल और जीएसटी में दोनों पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो नो टैक्स। ऑलराइट, क्या ये नया टैक्स है? हरगिज नहीं है, ये कोई नया टैक्स नहीं है, सिर्फ अलग अलग रेटों को इन्होंने एक ही रेट में परिवर्तित कर दिया। और ये आने वाले समय में आपको ये देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी बहुत सारी इंडिया में ऐसी कमोडिटी जिस पे टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है ना। बहुत सारी ऐसी कमोडिटी जिसमें 5% टैक्स लगता है, 12%, 18%, 28%, वेरियस स्लैब्स हैं बेसिकली इंडिया में। इनके अलावा भी स्पेशल स्लैब्स भी है। तो सरकार क्या कर रही है कि सरकार ये देख रही है कि स्लैब्स कम से कम हो। जैसे अब गल्फ कंट्रीज की बात करें हम, तो जहाँ जीसीसी कंट्रीज है जहाँ पर वेट एप्लीकेबल है, तो वहां पर कंट्री वाइज एक ही रेट चलता है ना। जैसे मैं अगर बात करूं आपको कि यूएई की बात करूं तो वहां पे 5% टैक्स है बेसिकली। तो सारी कमोडिटी पर एक ही टैक्स रेट है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस मूड में है कि ये जो इतनी सारी जो वेराइटी ऑफ टैक्स रेट्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए और एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट की तरफ बढ़ा जाए। तो इसके तरफ ही एक कदम है बेसिकली। ऑलराइट, सो these unified tax rate is applicable on all type of vehicles, EV, पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स और एक्सयूवी सेगमेंट्स में सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑलराइट, अब एक सवाल अभी अभी एक और सवाल है कि अगर मार्जिन मेरा नेगेटिव है तो क्या जीएसटी उस लॉस पे भी एप्लीकेबल होगा? हरगिज नहीं होगा। इस पे मैं पहले ही बात कर चुका हूं। नो, जीएसटी डज नॉट अप्लाई टू लॉसेज, याद रखिएगा। अब आपने कोई कार 15 लाख में खरीदी थी, सोचिए, और उस कार की डेप्रिसिएटेड वैल्यू 12 लाख हो गई, ठीक है, और आपने उस कार को 12 लाख की कार को जाके 10 लाख में बेच दिया। डेप्रिसिएटेड वैल्यू को हम कहते हैं WDV, है ना, बुक्स में हमारी कार 12 लाख की हो गई अब, और हमने उसको 10 में बेच दिया, तो ये तो लॉस हो गया भैया। 12 लाख की कार को आपने एक तरह से 10 पे बेच दिया, तो लॉस मार्जिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लॉस मार्जिन। लॉस मार्जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि मार्जिन आपका नेगेटिव जब आ जाएगा तो नो जीएसटी इज पेएबल। ऑलराइट, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी को आपको मजबूरी में, अब आप बोलोगे सर कोई लॉस में क्यों बेचेगा? भैया मजबूरियां ऐसी चीज होती है ना जो कुछ भी करा देती है ना। तो मजबूरी जब होती है तो आदमी को इमीडिएटली फंड की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा? वो अपने एसेट बेचेगा, कहां से लाएगा पैसा? तो ऐसे केस में अगर किसी ने लॉस में बेचा तो उसको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। वो भले ही रजिस्टर्ड यूजर है जीएसटी में, उसको कोई टैक्स नहीं देना है, लॉस मार्जिन पे टैक्स नहीं लगता। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने पसंदीदा टॉपिक कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं ट्राई करता रहता हूं कि जो हमारे यूजर्स रेगुलरली जो हमसे कनेक्टेड हैं, वो जो मुझे लिख कर देते हैं, मैं उस पर अपने कंटेंट्स बनाता रहता हूं। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिए, देखिए, कोर्सेज एक्सप्लोर करिए। अगर आपको कोई कोर्स आपके अकॉर्डिंग लगता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर भी फ्री कंटेंट्स बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेटेड रखेंगे। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जो हमारे यूजर्स है, जो देख रहे हैं, उनको मेरा कंटेंट पसंद आए, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बिल्कुल डीप लेवल पर जाकर चीज़ों को समझाऊँ, क्लियर करूँ। तो कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती है कई बार, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर माफ़ कर सकते हैं। और अभी आप बने रहिए,
और इस चैनल पर आने वाले टाइम में मैं और अट्रैक्टिव और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हैंड व्हीकल्स की बात कर रहे थे हम, है ना। तो अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर बेच रहा है सेकेंड हैंड व्हीकल, प्रॉफिट मार्जिन पर 18% टैक्स लगेगा, आईटीसी नहीं मिलने वाली। जो भी बंदा इस व्हीकल, उसने जो व्हीकल जिससे भी खरीदा, याद रखिएगा, ये समझिए आप कि व्हीकल के ऊपर, सेकेंड हैंड व्हीकल पर प्रॉफिट मार्जिन पर आपको जीएसटी देना है और आपको आईटीसी नहीं मिलने वाली है उसके ऊपर। उस व्हीकल को आपने जब भी खरीदा था, जो टैक्स दिया था, कोई आईटीसी नहीं मिलने वाली। ऑलराइट, आईटीसी तब मिलती जब इंटायर सेल वैल्यू पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले। आप गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर ले रही है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल सेल कर रहा है तो कोई जीएसटी नहीं लगने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन भी सेल कर रहा है, याद रखिएगा, जैसे व्यापारी जरूर है लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और जिसको बेच रहा है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी जीएसटी नहीं लगने वाला, याद रखिएगा। तो दोनों में से एक पार्टी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर बेचने वाला रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन खरीदने वाला रजिस्टर्ड है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। ट्राई यही करिए कि सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो, तो अगर आप रजिस्टर्ड व्यापारी हो तो फिर आप अपने बिजनेस के नाम से, अपने नाम से न खरीदें, ओनरशिप में न खरीदें। आप फिर अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से खरीदें, ताकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो जाए बेसिकली। तो आपका जीएसटी बच जाएगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने बिजनेस में, जैसे मैं बताता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, राइट, और मैंने कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली, और मैंने देखा यार, मैंने भली सेकंड हैंड खरीदी लेकिन 15 लाख की गाड़ी है, तो मैंने 15 लाख को अपनी बुक्स में एसेट्स बता दिया, तो आपकी कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा जीएसटी की लायबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसे केस में आपको उससे बचने के लिए या तो आप उसको अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर प्राइवेट तरीके से खरीद ले, एसेट्स मत बताइए, बताएंगे तो फिर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ जाएगा, अगर वो सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं और आप रजिस्टर्ड हुए तो, ऑन प्रॉफिट मार्जिन। ऑलराइट, अब देखिए यहां कुछ केसेस बन रहे हैं, अलग अलग केसेस बन रहे हैं। तो सेल ऑफ ओल्ड कार्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जीएसटी लगेगा ऑन प्रॉफिट मार्जिन 18%, याद रखिएगा, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड कार बाय एन इंडिविजुअल ओनर, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी, याद रखिएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स है, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। सेल ऑफ ओल्ड कार वाया ऑक्शन, अब ये भी समझिए, आप कोई ऑक्शन से कोई कार खरीद रहे हैं, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो नेचर ऑफ ऑक्शन पर डिपेंड करता है। अगर जीएसटी रजिस्टर्ड कार डीलर है, जो ऑथराइज्ड एंटिटी है, जो ऑक्शन करा रहे हैं, तो फिर 18% जीएसटी लगेगा, याद रखिएगा, ऑन प्रॉफिट मार्जिन। और अगर ये ऑक्शन कोई अनरजिस्टर्ड सेलर कर रहा है तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। ऑलराइट, सेल ऑफ ओल्ड कार थ्रू कार डीलरशिप, अगर वो कार डीलर जीएसटी में ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर कार डीलर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही होते हैं, तो वो आपसे 18% जीएसटी लेगा ऑन प्रॉफिट मार्जिन, याद रखिएगा। सेल ऑफ ओल्ड कार टू एक्सपोर्टर्स, अगर कोई ओल्ड कार आपने किसी एक्सपोर्टर को बेची, ठीक है, और उसका मकसद है कि वो उस व्हीकल को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करे, तो सेल में क्वालिफाई, मीनिंग नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन द सेल, याद रखिएगा, क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगी। अगर कोई एक्सपोर्टर आपसे कार खरीद रहा है और वो इंडिया के बाहर भेज रहा है तो जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाकर ये बेनिफिट उसको आपको मिल पाएगा और आप टैक्स उससे नहीं वसूलोगे। तो सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट इंडिया में जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। यानी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या आप किसी एक्सपोर्टर को बेचते हो और वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, डिम्ड एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगता, और लगता भी है तो रिफंड मिल जाता है। तो यही सिनारियो सेम टू सेम ओल्ड कार के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर आपने किसी एक्सपोर्टर को बेचा और वो उसको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। ऑलराइट, सो डीलर के केस में लगने वाला है, याद रखिएगा जीएसटी, प्राइवेट सेलर के केस में नहीं लगने वाला है, रजिस्टर्ड डीलर के केस में भी लगने वाला है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ओवरऑल क्रक्स है जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर और भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच।